जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपको एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, ये सारी चीज़ों का अमलगमेशन आपको एक जगह मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है। तो यहाँ पे आंसर मैंने टिक लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और इसकी डिटेलिंग को समझाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेलिंग। तो कह रहा था ये नेशनल पार्क जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा टेम्परेट अल्पाइन जोन में है। तो मानस नेशनल पार्क ये आसाम में है, नामदापा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारे के सारे अलग अलग लोकेशंस पे हैं, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपका लोकेशंस कहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है आपका 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी, 82 में, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये अल्पाइन फ्लावर्स यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा फौना के साथ यहाँ पे वैरायटी रखती है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक ब्लैक बियर पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, मस्क डियर पाए जाते हैं, ब्राउन बियर पाए जाते हैं, रेड फॉक्स और ब्लू सीप। यहाँ पे बहुतायत मात्रा में बर्ड की भी जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है और यह एक हाई एल्टीट्यूड पे चीज़ें स्थित हैं। अब बात करी जाती है यह किस जोन में लाई करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है टेम्परेट अल्पाइन जोन में। तो ये टेम्परेट अल्पाइन जोन में है। जो इसके आसपास क्या है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी इसके ईस्ट में पाई जाती है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क ईस्ट में पाई जाती है। ये देख रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर, सच में वैली ऑफ फ्लावर है, कितना खूबसूरत है। कौन कौन लोग यहाँ जाना चाहते हैं यहाँ पे, और जाने से पहले आपको बता दूँ यहाँ पे तभी जाइएगा जब ये समर का सीज़न होगा। तो जून से अक्टूबर तक के सेशन में इसको खोली जाती है केवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क आप बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल भी है। तो ये इसकी सारी डिटेलिंग हो गई। और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 जून को सूर्य का क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सी बातें यही है। तो यहाँ पे आप डिटेलिंग इसकी देखेंगे हमसे कि सबसे पहले इस चीज़ को मैं कंफर्म कर दूँ कि इसको ही क्यों राइट आंसर दिया गया है, क्यों इसको नहीं। तो ये भी डज नॉट बिलो हॉरिजॉन जाता है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है अंटार्कटिक सर्कल की। तो अंटार्कटिक सर्कल की बात करी जा रही है, जबकि 21 जून को अगर हम ये ग्लोब एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं। अगर हम ये ग्लोब लिए हैं तो सूर्य जो है जून में इस साइड बढ़ता है, और जो आपका दिसंबर वाला सीजन आ जाता है तो ठंडी का वो इस साइड बढ़ने लगता है। तो ये कैप्रिकॉन से लेके कैंसर तक जो सूर्य की शिफ्टिंग होती है, इन्हीं बेल्ट में इसकी शिफ्टिंग होती है। इससे इधर नहीं शिफ्ट करता है। तो ये रोटेशंस होती है अर्थ की, जिसके कारण जो भी मूवमेंट होती है उसके हिसाब से इसकी इस कैप्रिकॉन से कैंसर तक की शिफ्टिंग होती है, और आपका बीच में ये इक्वेटर पड़ता है। तो ये 21 जून को सोल्स्टिस होती है, और इस 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सीधे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये चीज़ें होती हैं। तो सन जो है ऑलवेज होता है क्या, एबव हॉरिजॉन, और डज नॉट सेट बिलो हॉरिजॉन एट आर्कटिक सर्कल। तो ये कभी सेट नहीं करता, डज नॉट सेट बिलो हॉरिजॉन एट आर्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे सूर्य नहीं छिपता है आर्कटिक सर्कल के पास, इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है 6 महीने वहाँ धूप होती है, 6 महीने वहाँ रात होती है। धूप मतलब दिन और छाँव मतलब रात, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बोली है। तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल तो आपका साउथ में है, तो इसको स्टेटमेंट को हम काट देते हैं। इक्वेटर की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे, सीधे दूसरी बातें चल रही है यहाँ पे सॉलिसिटर की। और साइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन की भी बातें नहीं आती है क्योंकि वो नॉर्थ में पहुँच चुका है, कैप्रिकॉन आपके साउथ में है। तो स्टेटमेंट गलत ऐसे ही हो जाते हैं, और सही स्टेटमेंट आपको यहाँ से ऐसे मिल सकता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नई चीज़ें हैं यहाँ पे।
और इसकी डिटेलिंग आपको मिल गई है। और देखते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क मैंने कुछ दिया था आपको, और उसका आंसर आज आपके सामने दिया जाएगा। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकीला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, सिमबालबरा नेशनल पार्क। तो ये सिमबालबरा नेशनल पार्क बहुत कम लोग जानते होंगे। ये सारे नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित हैं सारे के सारे नेशनल पार्क। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने इसको डाला। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़ यहाँ पे निकला है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे टैप वाटर के पहुँचने से अपना अप्रेजल जताए हैं बॉर्डर लाइन पे। कहाँ पे? हेम्या जो है आपके लद्दाख स्टेट में ये पड़ता है। तो लद्दाख यूटी में ये चीज़ें पड़ती है। हेम्या जो है लास्ट बॉर्डर विलेज है, वहाँ पे पानी को पहुँचाया गया है, टैप वाटर को पहुँचाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है और न्यूज़ बन सकता है किसी भी पेपर, किसी भी एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। इंडियन नेवी का डिप्लॉयमेंट हुआ है एशियन कंट्रीज़ में, ये चीज़ें देख सकते हैं। इंडियन नवल शिप दिल्ली और सतपुरा यहाँ पे गई हैं। तो ये चीज़ें किस कंट्री में? तो किंगडम ऑफ कंबोडिया में चीज़ें हुई हैं। मिशन लाइफ क्या है? बार बार न्यूज़ में आ रहा है, 2-3 बार मैंने इसको पढ़ा दिया है। तो मिशन लाइफ, सबसे पहले आप लाइफ की फुल फॉर्म को हम देखेंगे तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके अच्छे से सस्टेनेबली हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 20 अक्टूबर 2022 को ही ये चीज़ें केवाड़िया में गुजरात में लॉन्च कर दी गई थी आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये किस पे फोकस करता है? ये लोगों की बिहेवियर को बदलकर इंडिविजुअल को क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है और इस मिशंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक एडिटोरियल है, डिसेंट इन काओज। तो क्या अशांति फैल गई? जो शांति थी तो वहाँ पे अशांति क्या फैल गई? तो पाकिस्तान की बातें चल रही हैं यहाँ पे। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है कि आप वहाँ के इमरान खान जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनको तुरंत इसी समय इमीडिएटली रिलीज करिए, और उनको उनकी अरेस्ट अनलॉफुल बता दी गई है। ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बोला है। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे जो बैक करी हैं, उनको ये सारी चीज़ें अनलॉफुल भी बता दी गई हैं। तो खान को अरेस्ट कर लिया गया था यहाँ पे मंगलवार को, कहाँ से? इस्लामाबाद से। और पैरामिलिट्री रेंजर सारे चीज़ों का सहायता लिया गया था। कहा जा रहा है कि ये जो करप्शंस में ये लीन पाए गए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो यहाँ पे इनकी अरेस्ट केम ए डे आफ्टर द मिलिट्री हैड वार्नड हिम अगेंस्ट मेकिंग बेसलेस एलिगेशन। तो ये कई सारे एलिगेशंस भी लगाए हैं, जिसके कारण इनको ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री, और यहाँ पे इनकी अरेस्ट भी हो चुकी है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये भी ही हैज़ डिमांडेड अर्ली पार्लियामेंटेरियन इलेक्शंस। तो जो पार्लियामेंटेरियन इलेक्शंस की ये डिमांड रखते थे अक्टूबर में, उस सब चीज़ को लेके भी ये चीज़ें निकली हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सीटें थी वो कम पड़ गई जब यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग करा गया। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या? कि कुछ एमपी इनसे टूट के दूसरे दल में जाके मिल गए, जिसके कारण इनकी सरकार गिर जाती है। उसी समय से ये इलेक्शंस की, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैली, कई सारे रैली कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये बैक टू बैक इलेक्शंस भी जीते हैं, जो कि इनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया है। तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो कोलिशंस में गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लेके सस्पिशंस में आ जाती है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। बात करी जा रही है इमरान खान की, तो ये भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और आज के डेट में पॉलिटिशियंस हैं। 2018 में जो पावर में आते हैं और इंजॉय करते हैं इस पावर को, और मिलिट्री के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ये 3 सालों तक राज करते हैं। लेकिन क्या दिक्कत हो जाती है? अचानक इनको दिक्कत हो जाती है। तो मिलिट्री की जो अपॉइंटमेंट आती है उसमें कहीं ना कहीं इशू खड़ा हो जाता है। जैसे आप जानते हैं
दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट के लिए इशू खड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशंस दी है कि यस, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, कि यस आप लोग दिल्ली को ये पावर दीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वह अपने ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र कर सके। ऑफिशियल की ट्रांसफरिंग पावर, ऑफिशियल की फंक्शनल पावर, ये किसको दी गई है? दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई है। तो कम से कम ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उसी तरीके से बात करी जा रही है कि जो अपॉइंटमेंट में समस्या हो गई थी मिलिट्री अपॉइंटमेंट में, उसी को लेके मिस्टर खान, इमरान खान जी से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो मिलिट्री अपॉइंटमेंट से जो प्रॉब्लम निकली है वह यहाँ तक पहुँच गई। और कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनती है, वो मिलिट्री के साथ कहीं ना कहीं उनकी एक जंक्चर होती है, एक अटैचमेंट होती है, जिसके कारण चीज़ें रन करती हैं स्मूथली। तो यहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं और यही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आगे देखते हैं, कुछ और भी रीज़न है जो कि पाकिस्तान रूलिंग पार्टी टाइपिकली वर्क विद द जनरल टू न्यूट्रलाइज द पॉलिटिकल अपोनेंट। तो जो भी जनरल के साथ मिल के ये दूसरे अपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कई प्रकार के स्टेप यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। ही वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था पार्लियामेंट्री फोर्सेस के द्वारा, और नेशन वाइड क्रैकडाउन किया क्या कि यहाँ पे वायलेंस इरप्ट हो गई और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सीधे आके खान को रिलीज करने का आदेश दे देता है। क्योंकि इतनी क्राइसिस है देश में, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ चल रही है और मॉनेटरी इन्फ्लेशन बहुत तीव्र गति से चला गया है। देश में जो है इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ जा रही है। इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी भी बन जाती है यहाँ पे, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बन जाती है तो फिर गवर्नमेंट धड़ाक से गिर जाएगी। तो यहाँ पे इस सब चीज़ को देखना चाहिए। और एडिटर ये भी बोल रहे हैं, इन क्राइसिस को देखने के अलावा हम लोग कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक हमारी वर्स्ट है। हम लोगों को पहले अपने देश की क्राइसिस को सुलझाना चाहिए, क्योंकि देश में डिप्लेशन, इन्फ्लेशन ये सब 35% अप्रैल में ही पहुंच गई थी, जो कि हाईएस्ट बता रहे हैं साउथ एशिया की। पाकिस्तानी रूपी भी बहुत तीव्र गति से गिर रही है। कंट्री जो है टेरर अटैक के चंगुल में फंसी हुई है। जो तारीके तालिबान पाकिस्तान है, वहाँ से सपोर्ट कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं। तो तालिबान रिटर्न टू पावर अभी किया है अफ़गानिस्तान में, उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें भी इन्फ्लुएंस हुई हैं। बहुत हद तक चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं अगर आपके नेबर कंट्री में कुछ गवर्नमेंट बदलती हैं, कोई पार्टी बदलती हैं और उस पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधाराएँ आपके प्रति रहती हैं या आपके विरुद्ध रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। पाकिस्तान के लीडर यहाँ पे बात बोली जा रही है, एड्रेस करेंगे ये क्रिटिकल चैलेंज बट दे आर बिजी फाइटिंग। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के चक्कर में वो आपस में ही लड़ रहे हैं पावर के चक्कर में, जो कि गलत है। ये डेमोक्रेटिकली एकदम गलत चीज़ें मानी जा रही हैं। दूसरी जो बातें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे एक एरियट बीच है। तो ये बीच कहाँ पे है देख सकते हैं इसकी ब्यूटी। तो ये चेन्नई में है, चेन्नई का लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका तमिलनाडु है और ये अपना इंडिया तमिलनाडु में यहाँ पे ये रहा आपका चेन्नई। तो चेन्नई कुछ यहाँ पे लोकेशन पड़ता है, एलियट बीच यहाँ पे आपका पड़ता है। तो ब्यूटीफुल लोकेशंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज़ में था तो मैंने इसको कवर कर दिया। क्वेश्चंस कभी भी कहीं से बन सकता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट हैव स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव पावर, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो ये क्या बातें बोल रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है वो चीज़ें यहाँ पे आपको फॉलो करना है, उसको सुपरसीड करके आगे नहीं निकलना है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों चीज़ें यूनियन को दी गई हैं। तो यूनियन इन 3 चीज़ में डील करेगा, ये क्लियरिफिकेशंस कर दी गई हैं। बाकी जो है ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफ़र पावर, फंक्शनिंग पावर, वो सारी चीज़ें, रेस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यूटी दिल्ली को दिया गया है, एनसीटी दिल्ली को दिया गया है। यहाँ पे ऐसी बातें क्लियरिफिकेशंस दिए गए हैं। ये बहुत समय से पेंडिंग में चीज़ें पड़ी थी, अभी क्लियरिफिकेशंस इसकी आई हैं। और दिल्ली से बात करी जा रही है कि यह एक केवल यूटी की तरह नहीं है, इसका एक यूनिकनेस भी है दिल्ली की, और यूटी से थोड़ी सी अंतर भी ये रखती है। तो इसका यूनिकनेस रिलेशन है केंद्र के साथ, और ये चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए। जो फेडरल कैरेक्टर है यूनियन का,
वो होना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। कर्नाटका में जो परफेक्टली यहाँ पे हिस्टोरिक हाई चीज़ें बताई जा रही हैं, 73.13% टर्नआउट हुआ है पोल। यह एक लैंडमार्क है, रिकॉर्ड पोलिंग रिकॉर्ड की गई है अभी तक की बेंगलुरु में, और इलेक्शन कमीशंस ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्फॉर्म करे हैं। बात करी जा रही है 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 224 हैव रिपोर्टेड टर्नआउट 80 to 19% ऑफ द पोल। तो यहाँ पे 80 से 90% 79 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटें पड़ी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग अपने वोट को लेके अवेयर हैं, ये एक अच्छी बात है, होना चाहिए, तभी जाके देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अगर वोट नहीं देते हैं तो आप सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं उसको आने के लिए प्रेरित करते हैं, जो एक सही व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, आपके लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। अगर एक एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो और सब ये समझकर वोट दें कि हमें सही व्यक्ति को चूज करके पार्लियामेंट में भेजना है, और जो भी सीटें हैं पार्लियामेंट की, उन सीटों पे हमें अच्छे व्यक्ति को बैठाना है, तो आपके लिए जो लॉज फ्रेम वर्क होंगे वो कितने अच्छे फ्रेमवर्क होंगे। तो इसलिए हमेशा अपने कैंडिडेट को चुने, ना कि किसी पार्टी को चुने। आपका कैंडिडेट ही आपके पास आता है, कोई पार्टी का व्यक्ति आपके पास नहीं आता है। तो सदैव अपने कैंडिडेट को देखते हुए वोट दें, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग वोट जो देते हैं वो ये देखते हैं कि कमल है, कि कांग्रेस है, कि एनसीपी की कोई भी पार्टी को देख के यहाँ पे वोट दिया जाता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो मेंबर को देख के, उसके शिक्षा को देख के, उसके कार्य को देख के, उसकी एलिजिबिलिटी को देख के वोटिंग देते हैं। कौन सही व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, कौन करप्टिव है, ये सब देख के हमें वोट करना चाहिए, तभी जाके देश का विकास हो सकता है। नहीं तो हम सदैव क्रिमिनल को पार्लियामेंट में बैठाते हुए नज़र आएंगे, इस तरीके से अगर वोट चलेगी। जात पात भेदभाव से ऊपर रख के, कास्ट, क्रीड और जेंडर, ये सब चीज़ से ऊपर रख के हमें वोटिंग करना होगा, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं ये टर्नआउट अच्छा चीज़ ले आ सकते हैं और हमारे देश का विकास हो सकता है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी भी रूप में एग्ज़ाम्स में आए तो इसका मेंस में भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये थी आज की द हिंदू एनालिसिस की सारी खबरें, आपको एनालिसिस दे दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें फीडबैक देता है और यूट्यूब को फीडबैक चला जाता है, तब जाके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।